वालों को टॉर्चर जैसा झेलना पड़ रहा। हाँ हाँ भाई दोस्त, हाल चाल है? हैं? बस आ जाओ, 7 को आ जाना। 7 से 8 को मैं, 7 को तो शाम को क्लास करोगे ना? हैं? अच्छा, 8 को आ जाओगे? और सुनो, 8 को मैं इल्यूमिनेशन की क्लास कराऊंगा और 9 से मैं कंट्रोल पढ़ाऊंगा। फिर जो छोटी मोटी चीज़ें हैं ना, जो संभावना है क्लास, वो लूंगा मैं। आज और कल में तो ये पेपर हो जाएगा हमारा। लो भाई, ठंड हो रही गुप्ता जी तकड़ी। अपनी सुरक्षा अपने हाथ भाई। ये देख है। अबे तुझे नहीं लग रही हिमांशु? ठंड नहीं लग रही? तो टोपी क्यों नहीं पहन रखी? ओ तेरा, सही है। और सुमित, ठीक ठाक तो? जिस दिन दावत थी उस दिन तो सारे लोग थे, क्लास में आते नहीं। मैं उस दिन बोलने वाला था, मैं निकल लो पतली गली से। हाँ, क्लास में क्यों नहीं आते? ये होता है, हो सकता है इन्हें आती हो सारी चीजें। भाई यही तो कारण है। लेकिन ये धारणाएं टूटती जरूर है। लेकिन जब ये धारणा टूटती है तब समय निकल चुका होता है। देखो, हमने कहा ना इतने दिन में हमें ये हमने सीख लिया कि जब जब कोई चीज़ समझ आती है तब तक समय निकल चुका होता है। ये हम इन्हें, जो बच्चे आते हैं ये बैच में, उन्हें समझाते हैं, बी को भी समझाते हैं, सी वालों को भी समझाते हैं, तुम्हें भी समझाते हैं। समय निकलने के बाद सब चीज़ें दिमाग में आती है, पिक्चर चलती है। हमने ये मिस किया, हमने ये मिस किया। मैटर करती है, एक एक चीज़ मैटर करती है। अब क्लास में कौन सा हम डांस कर रहे हैं, या पेपर देने भी नहीं आते इवन। नहीं तो पेपर की वैल्यू, हमने कहा क्लासेस पेपर, ऐसा नहीं, अपना महत्व है इन चीज़ों का। तो यूपीपी सर हो जाएगा जनवरी में को? अरे कभी ना, जब होगा हम तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे। एग्जामिनर जितने मर्जी पीछे करे आगे करे, जब तक चलेगा हम चलाते रहेंगे। जिस दिन पेपर हुआ नेक्स्ट डे आएगा विक्रांत 2.0, और इसकी फीस इतनी ज़्यादा होगी कि सब लोग गायब एकदम से। लेकिन हम इसमें जो बच्चे ऑफलाइन आएंगे उनसे हम सिर्फ एक स्टाम्प पेपर पे एक एग्रीमेंट लिखवाएंगे। जब तक जिस भर्ती के लिए तैयारी शुरू कर रहे हो, जब तक ये पेपर नहीं होगा, अगर घर जाओगे तो 20,000 रुपये अकेडमी में जमा कराओगे, तब यहाँ से जेल में से छूटेगी। उनके सर्टिफिकेट बाकायदा रखवाएंगे, क्योंकि हमें चाहिए खिलाड़ी। ये नहीं चाहिए हमें जिनमें पेशेंस ही नहीं है, नौटंकी वाले नहीं चाहिए। ये हमने जेई में भी लागू कर रहे हैं हम लोग। ये इस तरह के चाहिए ही नहीं हमें, अनाड़ी वाले नहीं है। हमें काम करना है 2023 में सिलेक्शन पे। किया इससे पहले भी है, लेकिन इसे और सिस्टमेटिक, मीन्स जितने आए उनमें से 80% सेलेक्ट। सेलेक्ट तो 80% हो जाए, लेकिन पढ़े कोई ढंग से तब ना। हॉस्टल में रुक जाएंगे, क्लास में नहीं जाएंगे, मूवी देख लेंगे 3 घंटे, लेकिन पेपर देने नहीं आएंगे। ये समस्याएं पाल रखी, तो हमें इस तरह का कबाड़ा नहीं चाहिए। और अप्रैल में फिर हम इलाहाबाद, अप्रैल में, मतलब हम नहीं पढ़ाएंगे, लेकिन हमारी एक ब्रांच ईएडी है, हम तो यही खुश है अपने टूटे फूटे में ही। तब हम चलेंगे इलाहाबाद। तो जो लोग सेलेक्ट होंगे ये अपने आप सहयोग करके खुलवाएंगे, एक एक बेंच सबकी जिम्मेदारी। और क्या, बहुत अब हमने भी बहुत झेल लिया ये ना, कॉम्प्रोमाइज़ करके 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 ना। अब सीधी बात है, अब इलाहाबाद भी खोलेंगे। और तब दिखाएंगे कि कम अमाउंट में कैसे क्वालिटी एजुकेशन को डिलीवर किया जाता है। मैं नहीं समझाता हूँ, मैंने जेई वालों को बोलता हूँ, दोस्त फीस जमा होने के बाद तुम्हें लोग पहचानेंगे नहीं।
इन्हें देखो ना, इन्हें मैं फोन कॉल करवा रहा हूँ ए बैच वालों का। आज मैंने 2-3 को तो पर्सनल कॉल किया। मेरे मैसेज पढ़ना अगर कोई आप लोगों में से ए बैच के ग्रुप में जुड़ा हो। मैंने हाथ जोड़े, मैंने नालायक को क्लास में आ जाओ, पेपर का नोटिफिकेशन आने वाला है, क्लास आ जाओ। बाकायदा अरुण सर पूरे टेस्ट सीरीज को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, बड़े तरीके वाली टेस्ट सीरीज को। कोई नहीं पूछता, नहीं तो एक बार रकम आ गई छोड़ो। ना सिलेबस की चिंता, ना सिलेक्शन की, ना कंटेंट की। इन्हें पता है जब दुकान खोल दी तो कोई ना कोई तो भटकती आत्मा आई जाएगी। बहुत बड़ा है हिंदुस्तान, लेकिन ये पॉलिसी हम लोगों ने कभी नहीं दिमाग में रखी भाई, और ना कभी रखेंगे। चलो जी फिर शुरुआत कर दे 31 से। 30 तक कर लिया, 31 पढ़ो फटाफट से। अब देखो इसमें शब्द में ही इसका उत्तर है। अरे भाई कोई भी पदार्थ है, कोई भी पदार्थ का मतलब कोई भी सतह ले लो, कोई भी प्लेट ले लो, कोई भी पदार्थ ले लो, अंदर नहीं उसकी सतह पर, बॉडी पर जो भी करंट अपना बहेगा उसका विरोध क्या करेगा? सरफेस रेजिस्टेंस। तो विद्युत रोधी पदार्थ की सतह पर प्रभावित धारा के लिए प्रतिरोध को कहा जाता है सरफेस रेजिस्टेंस। चलो जी, BH लूप सिखा रखी कि नहीं? अरे किसको दर्शाता है? ये होता है H, ये होता है B। ये इंसुलेटर में बनता है, कंडक्टर में। अरे चुंबकीय गुणों को ही तो बताएगा, तो ये बताता है भैया चुंबकीय गुणों को। देखो आपको ये भी सिखा रखा है बेटा कि अगर कोई भी नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है, यार ये कर दो, ठीक है, और जो भी हमारे मैग्नेट मटेरियल होंगे जैसे H है और B है, तो मैंने बकायदा बना के दिखा रखा है। तो ये है मैग्नेट मटेरियल के लिए, ये है मैग्नेट मटेरियल के लिए, और ये है जी नॉन मैग्नेटिक के लिए। चलो जी देखो, सेल पढ़ा रखी तुम्हें ये लेग्रांजे सेल में जो इलेक्ट्रोड इस्तेमाल किया करते हुए कार्बन और एक जिंक पढ़ा रखा भाई। वोल्टाइक में क्या क्या रहे नालायको? कॉपर और जिंक, और यहां पर कार्बन और जिंक है। यही सेम चीज है हम ड्राई में भी करते हैं, लैग्रांजिस का ही एक रूप है ड्राई वाली भी। हाँ तो ये क्या हो गया देखो, निम्नलिखित में किस सेल को लैग्रांजिस सेल के नाम से भी जाना जाता है? और ये क्या नाम दे दिया बच्चों? कार्बन जिंक सेल। अच्छा जी, ये मरकरी देखिए छोटी सी घड़ी में, और लेड एसिड, सिल्वर ऑक्साइड, ये लेड एसिड देखिए। अरे भाई द्वितीयक है रखी हुई, है ना? हाँ तो ये अपने दिमाग में रखो। अभी एक और आएगा देखो इस पे, किलोवाट आवर है। ये पढ़ाई तो थी मैंने, सिल्वर ऑक्साइड भी मैंने यूज, मुझे याद नहीं, तुम्हें लिखाया होगा मैंने। कहा? अरे याद आ गया, ये दोनों एक ही तरह की थी। एक पे बस ये मानो कि नहीं एक, अरे एक की वोल्टेज ज्यादा थी, एक की कम थी। हाँ एक की ज्यादा एक कम थी, ये दोनों एक ही जैसी थी। ये मुझे याद आ गया, प्राथमिक में पढ़ा रखी मैंने, ये बटन जैसी। अरे वो भी ऐसी ही है। अच्छा इसे बताओ, देखो अब ये याद ही करना है, किलोवाट आवर अपरेंट, सॉरी जो आपकी ऊर्जा थी, ये मैक्सिमम डिमांड। तो ये हमारा होता है जी ट्राई वेक्टर मीटर, ये याद कर लो, ट्राई वेक्टर मीटर। वोल्टेज देखो, वोल्ट मापी वोल्टेज, एमीटर करंट, गैल्वेनोमीटर करंट की प्रेजेंस को। अगर तुम्हें सिर्फ इनके बारे में भी पता था ना, तब भी तुम लगा देते भाई ये एकमात्र ही बच रहा है ये। देखो यार कभी भी रिएक्टिव पावर सिखाई क्या वोल्टेज या वोल्ट मीटर से, एमीटर से, या गैल्वेनोमीटर? चर्चा ही नहीं की हमने।
तो ये क्या हो गया जी, ट्राईवेक्टर मीटर। चलो जी। अच्छा, अब्रक इंग्लिश में क्या होता है रे? माइका। एयर से अप्रोक्स 5 टाइम्स जो माइका होती है, देखो एयर भी तो एक इंसुलेटिंग मटेरियल है, और ठीक दे दिया इसने ना, 10 गुना तो फिर बहुत ज्यादा हो गया। जैसे अगर आप रिलेटिव की बात कर लो, दो चीजें होती है, एक होती है रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी अलग चीज को दर्शाती है। एक होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और एक होती है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। रिलेटिव परमिटिविटी का मतलब होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से, परावैद्युतक स्थिरांक, और डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ एक अलग चीज को दर्शाती है। इसमें क्या है, जैसे हवा के लिए आप 1 लेते हो तो माइका के लिए 5 से 8 ली जाती है। भाई जो एप्सिलॉन आर है ना, एयर के लिए 1 लेते हो तो माइका के लिए 5 से 8 लिया करते हो। तो इसमें बेस्ट ऑप्शन हमारा क्या है कि लगभग 5 गुना। सबसे ज्यादा जो आता है ना वो सिरेमिक टाइप में आता है, फिर उसका तो फिर बहुत ही अच्छा आता है। अब जब डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ हवा की अलग है, देखो हवा की 30 केवी पर सेंटीमीटर है दोस्त, जिसे 3 केवी पर एमएम ये थी। ठीक है जी, मैक्सिमम में ही है। और ट्रांसफार्मर के तेल की होनी चाहिए बढ़िया 95 95 केवी पर एमएम। जो सिरेमिक की हम बात कर रहे हैं ना, उसकी होते 700-800 तक। इसीलिए जो सिरेमिक टाइप कैपेसिटर बनाते हैं ना, वो छोटे छोटे बनते हैं। यहाँ रखे डब्बे में देखना, छोटे छोटे कैपेसिटर। तो बहुत छोटे कैपेसिटर में कैपेसिटेंस का वैल्यू बहुत अच्छा एग्जिस्ट कर जाता है सिरेमिक में। तो सिरेमिक का सबसे कम साइज, क्यों? क्योंकि डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो होती है वो सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। तो बेटा याद रखिएगा, देखो इसे इंपॉर्टेंट में मार्क करो, क्योंकि ऐसी छोटी छोटी चीजें स्टेटमेंट में आई है। रिलेटिव परमिटिविटी, इसे दूसरा नाम दिया गया है बेटा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ दो अलग अलग चीजों को दर्शाती है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की कोई इकाई नहीं होती, कोई इकाई नहीं होती बेटा, इसकी कोई इकाई नहीं बेटा। लेकिन जब आप डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ लिखोगे, जब डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ लिखेंगे तब हम मेंशन किया करते हैं, देखिए केवी पर एमएम, ये स्टैंडर्ड दी जाती है दोस्त। तो जितने भी ये मटेरियल है ना, उनकी सब जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ मेंशन की जाती है वो केवी पर एमएम में ही दी जाती है। ठीक है भाई, अरे हो गया भाई। चलिए जी, अगर कुछ क्लास में ध्यान रखा होगा तो हमने बकायदा डायग्राम बना के समझाए थे। क्षरण धारा मतलब लीकेज। पहली बात तो ये है कि जो ये अर्थ लीकेज रिले है, मतलब अर्थ ईएलसीबी की बात हुई है और आरसीसीबी की बात हुई है। अगर तुम्हारे दिमाग में हो, ए भाई बच्चों, अरे इस तरह का ट्रांसफॉर्मर नहीं बनाया था तुमने क्या? बैरी टाइप नहीं रहे, टोरोडाइल टाइप। ये जो बाइंडिंग ये करके रखते हो ना ऐसे, ये होती है यार सोलेनॉइड, ये होती है जी टोरोडाइल ट्रांसफॉर्मर। तो आपने जो लगाया था ईएलसीबी की बात करें या आरसीसीबी की बात करें, लीकेज को पता करने के लिए ही, ये क्या लिख रखा है? ये वोल्टेज सेंसिंग डिवाइस है, ये करंट है। ये बताओ लीकेज की रेंज को नाप रहे यार मिली एम्पियर में।
बताओ इसमें अर्थिंग है? यस, इसमें अर्थ है। ये किसके? फेज और न्यूट्रल। लगता है ये भी फेज न्यूट्रल, लेकिन इसमें अर्थ भी है, इसमें अर्थ का रोल नहीं है। तो ये था, ये तो बकायदा डायग्राम बनाकर पढ़ाया था आपको। ये होता है हमारा टोरॉइडल टाइप ट्रांसफॉर्मर, यानी कि ऐसे वाला। खोलो देखो नोट्स, बता दूंगा मैं। जिस दिन तुम्हें ये पढ़ाए थे, एमसीबी एमसीसीबी पढ़ाए थे, ईएलसीबी आरसीसीबी पढ़ाए थे, 4। लिखे नहीं थे तुमने नोट्स में? पीपीटी भी दी थी यार, पीडीएफ भी दी थी उनकी तो। अरे डायग्राम भी थे। यही तो था, ईएलसीबी आगे, एक एलसीबी है, एक आरसीसीबी है। तुमने डायग्राम ही नहीं बना रखे, शाबाश। पीडीएफ दी थी हमने बकायदा, हमने कहा भी था इन्हें खींच लेना जाके। ये देख, ये दिखाना रे, ये तो तुम ट्रांसफॉर्मर का दिखा रहे हैं। नहीं, ये तो ट्रांसफॉर्मर के हैं। मैं बात कर रहा हूँ आरसीसीबी एलसीबी, पीडीएफ दी थी ना आपको। एमसीसीबी मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर, एमसीबी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, ईएलसीबी अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, आरसीसीबी रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर, उनकी पीडीएफ की बात चल रही है। ढूंढना, घर जाके पढ़ भी लेना। चलो जी, यहाँ आ जाओ। देखो, वार्ड लियोनार्ड प्रणाली के लिए निम्नलिखित कथनों में सत्य असत्य ज्ञात करना है। पहली चीज तो बेटा ये, वार्ड लियोनार्ड कंट्रोल जो मेथड है, 3 मोटर इस्तेमाल हुआ करते थे। एक एसी, एक हमारा डीसी जनरेटर और एक हमारा डीसी मोटर। ठीक है। इसकी विशेषता ये थी कि ये दोनों तरफ, हेलो सर आवाज बहुत कम आ रही है। ए दिनेश जी, तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूं मैं, निकलो यहाँ से, भागो। स्टाइल चेंज करो जी, ये क्या तरीका लैंग्वेज है तेरी बोलने की? ये कह रहा है क्या तरीका होता है, स्टाइल चेंज करो। नहीं पढ़ना है मत पढ़ो, एक तरीका भी तो होता है कि सर आवाज कम आ रही है। ये ऑर्डर सुनने के लिए थोड़ा ना बैठा मैं। क्या ही करोगे ऐसे नौकरी लेके? पहले घर वालों को कहोगे कुछ थोड़ा बेसिक सिखाए इन्हें, और क्या ही बेसिक सिखाएं, हो सकता है घर वालों से भी ऐसे बोलते हो। हम्म। आवाज तो सही आ रही है, कुछ वायरस होते हैं ना ऐसे, जो जबरदस्ती पैदा हो गए भाई, वैसे खामे खा। हाँ, कोई मतलब ही नहीं था। अब मुझे बोल दे सर, गुस्सा कर दे, मैं अचार डालूं फिर इनका मैं? हेलो हेलो, अब लो पूरी आवाज। बात चल रही, एक तरीका होना है कि बाकी बच्चे भी लिख रहे हैं कि सर आवाज थोड़ी कम है, लो भाई बढ़ा देंगे। ये अलग ही, कि क्या तरीका है तुम्हारे की आवाज बढ़ाओ? अब वैसे क्या करें? अब जो ये कमी तो बेसिक मैनर की है,
माँ बाप ने सिखाया जब, अब टीचर क्या करे। वर्ल्ड यूनोड प्रणाली के लिए निम्नलिखित में सत्य और सत्य पर बात करनी है। देखो बेटा, पहला कह रहा है कि चाल को मोटर के घूर्णन की केवल एक दिशा में नियंत्रित किया जाता है, जो कि गलत है, क्योंकि ये बेस गति से कम और ज्यादा दोनों पर करता है। तो ये तो फिर गलत है ना, यानी कि असत्य है, यही तो बेटा। इसमें अंतर्निहित पुनर्योजी आरोधन का गुण होता है। ये क्या हुआ रे इंग्लिश में, मतलब इसमें अच्छा अंतर्निहित पुनर्योजी आरोधन पूरा बताओ। ये पेपर किसी ने इंग्लिश में नहीं अटेम्प्ट किए क्या? मतलब यही तो मैं पूछना चाह रहा हूं कि किसी ने इंग्लिश में नहीं अटेम्प्ट किए क्या? क्या दिखाना दिखाना? मेरी ये चल तू बता इसका इंग्लिश में। प्रॉपर्टी ऑफ बिल्ड इन रीजनरेटिव इंसुलेशन, इट हैज द प्रॉपर्टी ऑफ बिल्ड इन रीजनरेटिव इंसुलेशन। ये सही से नहीं कर रहा इसे ट्रांसलेट, लेकिन रीजनरेटिव मीन्स ये, इसका कहने का तात्पर्य है कि इसमें एक जनरेट कर रहा है वोल्टेज को, मोटर पर फेड कर रहा है। इसका कहने का जो ओवरव्यू है, जहां तक मैं समझ पाया हूं, ये है कि जैसे जनरेटर ने बिजली बना दी, फील्ड को वेरी किया, तो ये बिजली को जनरेट करके कंट्रोल्ड इलेक्ट्रिसिटी को मोटर पर फेड कर रहा है। तो इसका कहने का शायद ये मतलब है कि इसमें अपने आप में एक रीजनरेटिव प्रॉपर्टी है ड्यू टू द जनरेटर। तो जनरेटिव प्रॉपर्टी तो है जनरेटर के कारण, तो ये मिला जी सत्य। ये कैसे किया तूने ट्रांसलेट? अच्छा लेंस, कोई बात नहीं, अब हमने चला लिया काम। क्या? हाँ यस, चल जी, ये आ गया हमारा। एक असत्य है, एक सत्य है। ये तो डी आ रहा है, देखना इसका डी दिया क्या? अगर जो मैं समझ के बताया रीजनरेटिव वाला, तो फिर तो डी है। चेक करो इसका। बी? फिर वही था। बड़ी टफ लैंग्वेज है यार ये, मतलब इतने में तो मैं ये कहूँगी भाई 2 घंटे एक्स्ट्रा पढ़वा लो यार, ऐसी लैंग्वेज से तो। और ये क्या किया ना, देखो जिस लैंग्वेज में बच्चों ने अटेम्प्ट किया वही सेंड किया, वो एज इट इज उन्होंने कॉपी भी कर दिया। क्यों, इतना टाइम था नहीं, मैंने कहा जल्दी से करवा दे अपना इन्हें। निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रतिरोधों में प्रदीपन की तीव्रता में, यानी इंटेंसिटी में वृद्धि के साथ प्रतिरोध घटता है? नॉट ए थर्मिस्टर। ये मैंने तुम्हें एक दिन टाइप्स ऑफ रजिस्टर लिखाए थे, इसमें सबसे पहले लाइन आपके एलडीआर की वही है, इंटेंसिटी बढ़ने से रेजिस्टेंस कम होगा। एलडीआर में सबसे पहले लाइन यही थी, लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर। लाइट डिपेंडेंट, अगर तुम तेज लाइट मारोगे तो इसके जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, वो बहुत तेजी से भागेंगे, बहुत तेजी से भागेंगे, प्रतिरोध गिरेगा। इसकी फुल फॉर्म भी आती है, लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर। अच्छी बात यह है कि ये लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर का सबसे पहली लाइन थी एलडीआर पे। एक तरंग मतलब वेव है ना, एक तरंग बाउंड डीसी मशीन में 8 पोल होते हैं, समांतर पथों की संख्या ज्ञात कीजिए। बेटा कितनी होने वाली है इसमें? 2, क्योंकि ए बराबर में क्या रहेगा हमेशा? 2। लैप होता तो ए बराबर पी करते।
चलो जी, अब देखो ये कह रहा है कि यूनिवर्सल मोटर का उपयोग नहीं किया जा सकता है। पढ़िए और बताइए। अब तो पकड़ गए बच्चे की गति, अब तो आगे नहीं समझ में। टेबल फैन में करते हैं यार कहीं ना, टेबल फैन हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंजिंग टास्क है नहीं। हैंड ड्रिल तो स्टार्टिंग बढ़िया, हेयर ड्रायर में भी कर रहे हैं, बाल सुखाने वाला हेयर ड्रायर, वैक्यूम क्लीनर, इनके लिए तो फेवरेट है ये। हम लोग एलिवेटर में नहीं करते। अच्छा, कोई कारण बता सकता है? हाँ? स्टेपर, अरे यार, कम्युलेटिवली किया जाता है। हाई स्टार्टिंग टॉर्क विद ऑलमोस्ट कांस्टेंट स्पीड। कम्युलेटिव क्या है? हाई स्टार्टिंग टॉर्क तो सही था, हाई स्टार्टिंग टॉर्क, लेकिन साथ में स्थिर गति। सीरीज में ये नहीं मिलती यार, प्रॉब्लम ये है। टॉर्क तो चलो ठीक है, लेकिन ये नहीं मिलता। तो ये प्रॉपर्टी हमें मिलती है कम्युलेटिव में। चलो जी, अब ये बताइए कि अर्थ के सामान्य द्रव्यमान के साथ वैद्युतिक रूप से जुड़ी धातु की कोई प्लेट, पाइप या अन्य चालक को कहा जाता है। ये तो तुम गलत नहीं करोगे। अरे अर्थ वायर आया जमीन के अंदर, जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हो, प्लेट, वायर, पाइप, इसे अर्थ इलेक्ट्रोड ही तो कहते हो। है भैया, इसमें भी कोई संशय है? और तुम्हारी इच्छा, तुम कॉपर इस्तेमाल करो या जीआई को इस्तेमाल करो। बल्कि ये भी पढ़ा रखा है कि वायर को इसी नट बोल्ट से, समान मटेरियल के नट बोल्ट से जोड़ना है। ये भी इंपॉर्टेंट में, अलग अलग मटेरियल से जोड़ोगे कोरोजन हो जाएगा दोनों में। देखो इस पेपर में कुछ ऐसे भी है जो स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्ट थे, अब पता नहीं तुमने क्या किया क्या नहीं किया, लेकिन इसमें स्कोर अच्छा आना चाहिए था इस शिफ्ट में। निम्नलिखित में कौन सा डीसी पर एसी का मान्य लाभ नहीं है? डीसी पर बात किस पर हुई है बेटा? एसी का मान्य लाभ नहीं है। जनरेटर करने में या जनरेट करने में सहज, एसी में जनरेट करना आसान होता है। सहज मतलब आसान, ये ठीक है भाई, वो लाभ नहीं है पूछ रहा है। जनरेट करने में सस्ता, एसी जनरेटर सस्ते भाई। डीसी जनरेटर में आर्मेचर वाइंडिंग रोटर में तो इतना बड़े लेवल पर आप डीसी में जनरेटर नहीं कर सकते, ये सही है। लंबी दूरी पर प्रेषित करने में आसान, हाँ जी, ये कह रहा है एसी का मान्य लाभ नहीं है। फिर चलो डी पर भी बता दो। स्किन इफेक्ट नगण्य, सी वाले बच्चे, क्या एसी में स्किन इफेक्ट नगण्य है? तो गलत तो ये हुआ ना। रुको एक मिनट, सुनो, पहले इसको एक्सप्लेन करने दो। अब देखो, लंबी दूरी पर प्रेषित करने में एसी आसान है। क्यों? सुन लो बात, डीसी में दूरी बढ़ने के साथ वोल्टेज ड्रॉप बढ़ता है, चार्जिंग करंट एब्सेंट रहता है, इसमें है वी स्क्वायर अपॉन एक्स एक्सएल। सर्किट ब्रेकर भी सस्ते। याद रखना, लंबी दूरी की लाइनों में कहा है, अगर हम 800 केवी की बात करने लग जाए तो एचवीडीसी को इस्तेमाल करके ये अच्छे रिजल्ट देगा। ठीक है, ये अच्छे रिजल्ट देगा। ये कह रहा है कि एसी का मान या लाभ नहीं है। ये कह रहा है कि स्किन इफेक्ट नगण्य है, स्किन इफेक्ट एसी में होता है। ये कह रहा है नगण्य है, तो गलत स्टेटमेंट दे रहा है। तो ये हमने कहा जी ये गलत है, यही हमें टिक करना था। हाँ, अरे 8 किलोमीटर नहीं, केवी। हाँ, 765 केवी, 500 किलोमीटर, लंबी दूरी लेकिन वोल्टेज ज्यादा, वोल्टेज ज्यादा, तब बढ़िया रिजल्ट देगा ये। ठीक है,
इसलिए एक और सवाल को याद रखना, मान लिया आपको दे दे कि सबसे अच्छा एचवीडीसी में रिजल्ट क्या देगा, तो ये पकड़ो इसमें ऑप्शन में सबसे ज्यादा वोल्टेज लेवल क्या थी। एचवीडीसी को यदि आप कम वोल्टेज और कम दूरी के लिए डिजाइन करोगे ना, महंगा पड़ेगा, क्योंकि आपको फेज कंट्रोल रेक्टिफायर, इन्वर्टर ये सब लगाने पड़ेंगे ना। हाँ कुछ बोल रहा था ये, हाँ लो दो। कोई सॉफ्टवेयर आता है क्या इसका कन्वर्ट करने का? अरे हमें बता दो। हाँ ठीक है, रिजनरेटिव ब्रेकिंग प्रॉपर्टी इसलिए है ना, सीरीज नहीं है ना, तो सेपरेटली एक्साइटेड कर रहे हैं, तो रिजनरेटिव प्रॉपर्टी है, सत्य है। अच्छा तूने इंग्लिश में किया था ये सवाल, तो तुझे ये पढ़ के, मतलब ऐसे जनरल पूछ रहा हूं, कहाँ भाग गया ये पढ़ के आसान लगा या ये इंग्लिश वाला पढ़ के? इंग्लिश पे गए। चलो फिर ये नेक्स्ट आ जाओ बेटा। ऐसा कोई संधारित्र जिसे 10 वोल्ट तक आवेशित किया जाता है, 1 कूलाम आवेश संचित करता है, उसकी धारिता बताओ। T बराबर Q बाई V। Q कितना है? 1, कितना? 0.1 फैराड। ठीक है, अब देखो गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, माइक्रो में है। तूने क्या कर दिया? मैं सब सच बताओ ना, कभी कभी मन होता है ना कुर्सी पटक दो तेरे सर में, मतलब किस खुशी में यार। और अच्छा पेपर से जस्ट पहले मेरी क्या टारगेट चल रहा था, ऑप्शन पे ध्यान दो, पढ़ लो। मैंने कहा अगर ऑप्शन ए मैच कर जाए तो दिक्कत है, ये भी बोल रखा तूने, दिल में छुरा घोप दिया इसने तो। कोई नहीं, लेकिन डीआरडीओ बढ़िया से करके आना। एक सीरीज आरएलसी परिपथ है, आर बराबर 5 है, एक्सएल 12 है, प्रतिबाधा बतानी है। जेड बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस में बेटा एक्सएल स्क्वायर करना था, अंडर रूट में आर स्क्वायर 5 पंजे 25 प्लस में 144 169, और ये मिल जाएगा जी 13 ओम। 13 ओम। देखो वैल्यूज भी ऐसी दी है जो आसानी से तुम सॉल्व कर सकते हो, बहुत भारी भरकम मामला नहीं दिया। ओए छोटू यहां देख, छोटू पूरा मस्त हो रखा भाई। ये आगे देखो सिंबल से, प्रतीक से। देखो वैसे ये जब लिखता है ना P2 P3 P1, तो ये मतलब P मतलब प्राथमिक। ये नॉर्मल, ये सिंबल जो होता है ना, ये ऐसे में, सॉरी ये जो बना रखा है इन्होंने ये, अरे यार कितनी बार ये पढ़ाया बना के तुम्हें जब डिफरेंशियल पढ़ा रहा था, ये नहीं पढ़ाया भाई इसने यार। अब ये एक बना दिया, इसमें बता मेरी क्या गलती है, तो दोनों एक ही, इन्हें लिख भी दिया P2, और P2 नहीं भी लिखता ना, ये जब 2 होते हैं ना यार, तो इसका मतलब प्राथमिक 2 है। अगर इस पे ये P2 ना लिखता, ये 3 लिखता, तो इसका मतलब प्राथमिक 3 है। ठीक है भाई, और इस पे कुछ नहीं होता मतलब 1 है। इतना गहरी चीज बता दी तू, मतलब पूछ रहा है यार। देखो जब हमने पढ़े थे ना, अगर आपको याद हो, नॉर्मली रिले के साथ में भी पढ़ाए थे मैंने डिफरेंशियल प्रोटेक्शन। अपने नोट्स खोलना जरा, डिफरेंशियल प्रोटेक्शन खोल, जहां रिले विले पढ़ाई थी। अरे ये भी तो है, ये बनाने रखे क्या, ये देखो बकायदे ने सब पढ़ा रखा है। ये क्या है देखो, तो हमने बेचारे को जो पढ़ा रखा, हमने ये कह रखा, ये वो एग्जामिनर है बेचारा, हैं क्या सोच है यार, हद है यार। मतलब इसमें सोच क्या है भाई। अब इसने एक बात बताओ, आर बराबर 5 ओम है, अरे
ये 10 वोल्ट है, करंट कितना जाएगा? 2 एम्पियर। अब ये बता, अब ये अभी जाएगा तो सेम भाई, इसमें क्या है भाई? हमने ये बेचारे खड़े पड़ा रखे थे, लिटा दिया इसको। इसमें सिर्फ ट्रिक क्या थी, अगर ये एरो ना 2 होते डंडे, मतलब 2 प्राथमिक है, 3 होते मतलब प्राथमिक 3 है। अब देखो सबसे बढ़िया चीज ना, मूर्खता का परिचय। ये लिख रहा है P2, प्राइमरी कितनी है? 2, वही है 2 प्राइमरी वाइंडिंग के साथ CT। तब एक अबे टर्न है, वो टर्न से क्या मतलब है? बाइंडिंग यार। बताओ कैसे? देखो ये 2 है, बकायदा तुम ये डिजाइन कर रहे हो दोनों पर, फिर एक और कर दो तो इसे कंसिडर किया जाता है 3 पर। 1 पर करोगे 1 पर, 2 पे करोगे 2 पर, तो और कुछ नहीं है, बाकी वही है एज इट इज CT। देखो बेचारे ने लिख भी दिया P2, तब भी गड़बड़ कर रहे बच्चे। हाँ जी, इतना ईमानदार बेचारा एग्जामिनर कि तुम्हें अगले आने वाले सवाल के लिए हिंट्स भी दे दे, मतलब यूपीपीसीएल में जो पूछेगा उसके हिंट्स दे दे तुम्हें अभी से। ये कोड रट्टा मारो रे। अरे यकीन तो माना करो, हमारी सेटिंग है अंदर, हमने पता कर रखी चचा से बात, पेपर बन गए, सेट हो गए। ये है भाई, क्या कह रहा है कि केबल में, केबल से संबंधित IS इंडियन स्टैंडर्ड कोड क्या है? 1554। अब ये पूछेगा, ये तो पूछ लिया इसने, 4 क्रोड RYB और भाई काला, तो लाल पीला नीला और काला। अब पेपर के लिए क्या है? अब नेक्स्ट आने वाले, अब ये तो पूछ लिया, ये नहीं रिपीट करेगा। अब रिपीट क्या करेगा कि अंडरग्राउंड या केबल या 4 करोड़ वाले केबल के लिए कौन सा IS कोड वैलिड है? तो ये हो गया जी IS, इसे याद रखना है, ये आने वाले पेपर के लिए जरूरी है। हाँ, CPWD रूल के साथ में मिक्स होते हैं ना, सब स्टेशन के लिए डिजाइन है ये। हाँ जी, खैर ये तो आपको भी देखो, लैक्लांचे सेल पढ़ाई थी तुम्हें, बस यही है और क्या है। शुष्क सेल में क्रम से धनात्मक इलेक्ट्रोड से बना होता है और ऋणात्मक इलेक्ट्रोड कार्बन और जिंक। अरे भाई ये लैक्लांची था, इसका एक मॉडिफिकेशन कौन सी है जी? ड्राई सेल। ये जी कार्बन और जिंक। चलो, ताप में वृद्धि के साथ शुद्ध धातुओं का प्रतिरोध बढ़ता है। ओहो, देखो पता नहीं कितना भयंकर सवाल। अबे मेटल में पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, तभी तो ताप बढ़ने के साथ प्रतिरोध बढ़ेगा। तो पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट यानी कि धनात्मक। बहुत गहरा सवाल पूछ लिया भाई। एक डीसी जनरेटर के लिए एक्सटर्नल जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, एक्सटर्नल, देखो इंटरेस्टिंग चीज एक बात बताऊं, मैंने तुम्हें एक्सटर्नली पढ़ाई, बाकी पढ़ाई ही नहीं। बिल्कुल पता नहीं कितनी बार पढ़ाया ये, कि ये लेते थे हम लोग IL है भाई, और ये लेते थे VL, पढ़ाया नहीं है। देखिए जिसमें कहा था कि ये फ्लैट के लिए है, ये ओवर के लिए है, ये अंडर के लिए है, ये संड के लिए है, ये सीरीज के लिए है, ये डिफरेंशियल, तो हमने एक्सटर्नली पढ़ाई इसकी। तो जो एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है टर्मिनल वोल्टेज यानी कि लोड वोल्टेज और IL के बीच। VL IL देखो कौन सा, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट। देखो ठीक है,
गलत किया था ये भी। अच्छा, उसके 130 नंबर आ रहे हैं इसमें। हाँ जी, निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति विद्युतीय कार्यस्थल पर सुरक्षित नहीं है? पढ़ो जरा। अबे देखो ना, सर्किट स्विच को बंद किए बिना फ्यूज बदलना हो तुम जैसा कलाकार आदमी डेफिनेटली कर सकता है, खासकर रजब साहब तो छोड़ेगा नहीं ऐसे, वो पक्का करेगा ये ना। तो वही हुआ ना यार, सुरक्षित ये नहीं है ना। अरे इसे देख के तो इलेक्ट्रिसिटी भी शर्मा जाए। सर्किट स्विच को बंद किए बिना फ्यूज बदलना। चलो जी भाई, मतलब इस सवाल को देखकर दो आंखों में आंसू आ गए भाई। इंट्रीगल है जी, एनर्जी मीटर में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट में से एक, इट इज इंटीग्रल टाइप इंस्ट्रूमेंट। इंटीग्रल को हिंदी में कहते हैं समाकलनी। तो क्या होता है रे? ऊर्जा मापी। ये सब एग्जाम में जन्म सिद्ध अधिकार। कल भी यूपीएमआरसी के पेपर में 15-20 ये पूछे मेजरमेंट वाले 15 सवाल, और 15 से ज्यादा ट्रांसफॉर्मर और इंडक्शन। हाँ आसान ये भाई, इनमें से लगा लो, अब चाहिए 2-4 नंबर कटवा के आए, लेकिन एक एक सवाल इन्हें पढ़ाया गया था, इतने आसान थे। एक एक सवाल इन्हें पढ़ाया गया था, 90 के 90। अभी बेचारे चलो कंट्रोल के 2-4 हटा दो इनके, तब भी 80 तो आने चाहिए इनके टेक्निकल में। 75-80 में तो ये काफी बच्चे रहेंगे। चलो जी देखो, कौन सा है? आई रूल है, आई रूल 1554। भावुक ना हो जाए, ये अलग है। जब मध्यम या निम्न वोल्टेज वाली ओवरहेड लाइन किसी भवन के ऊपर से गुजरती है, मध्यम और निम्न, तो ये है बेटा हमारा 79, और एक्स और एक्स हाई से संबंधित है 80। तो याद है ऊर्ध्वाधर है 2.5 या 2.7, ठीक है, और ये होती तो 1.2, ठीक है। तो क्या ऑप्शन है? 2.5 मीटर, ठीक है भाई। ये सब में यही है, मतलब जिस बच्चे ने नॉर्मली से अपने बेसिक को ठीक से पढ़ रहा हुआ ना ढंग से। अरे मैंने तो बार बार चिल्ला चिल्ला कहा कि यही है इंपॉर्टेंट रूल, इनसे अलग देख लो किसी में नहीं आएगा जो तुम्हें पढ़ा रखे। पढ़ा तो बहुत रखे, लेकिन आपको इंपॉर्टेंट अलग है जो 10 लिखवा रखे, वो रट्टा मार लो, इनमें से आएगा ही आएगा। अच्छा, अंडरग्राउंड केबल है, ग्रेडिंग करते थे। अरे भाई, बराबर डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस प्राप्त करने के लिए ग्रेडिंग करते थे। केबल के पराविद्युत में पराविद्युत प्रतिबल में एक समानता प्राप्त करने की प्रक्रिया कहलाती है जी। परावैद्युतीय प्रतिबल में एक समानता प्राप्त करने की प्रक्रिया कहलाती है ग्रेडिंग ऑफ केबल। वो तो टाइप है ना फिर। अरे यार, 2 प्रकार की ग्रेडिंग है ना, एक होता है इंटरशीट ग्रेडिंग, एक होता है कैपेसिटेंस। ये तो ग्रेडिंग के टाइप है, लेकिन कहा तो एक्चुअली वही है ना कि ग्रेडिंग ऑफ केबल। इंग्लिश दिखाओ इसकी, इंग्लिश दिखाओ फिर। अरे रुक तो जा, हमें इंग्लिश पढ़ने दे। दिखा रहे हैं इसकी, कहां इंग्लिश? भाई कहां भाग गया ये? बता रहे इंग्लिश में क्या था?
दिखाना। ओ तेरा टेक्नोलॉजी। केबल के पराविद्युतीय प्रतिबल में एक समानता प्राप्त करने की प्रक्रिया कहलाती है। अन्य हम तो पढ़ेंगे ना। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इन रिफ्लेक्शन ऑफ ओनली तेरा बेकार है कन्वर्टर, पता नहीं क्या कर रहा है। देखो ये कह रहा है, ये तो टाइप है। अगर कैपेसिटेंस ग्रेडिंग आप सही कह रहे हो तो फिर ये भी है, फिर डी भी सही है। ये कह रहा है कि जो हम लोग डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस को बराबर करते हैं तो उस प्रक्रिया को कहते हैं ग्रेडिंग ऑफ केबल। इसे दो प्रकार करते हैं। जब हम अलग अलग डाइलेक्ट्रिक को सेलेक्ट करते तो कैपेसिटेंस, और समान डाइलेक्ट्रिक लेयर तो इंटरशीट। तो इसमें बेस्ट यही है दोस्त, बी। वही हमने शुरू में कहा भी है, क्योंकि ए को अगर करेंगे तो फिर तो डी भी करो। कहां दे दिया? केबल के डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस को बराबर करने के लिए, उसका मतलब ये है धारिता होती है कि संधारित्र कैपेसिटेंस धारिता है। रखिए आधे से ज्यादा तो इसमें इंग्लिश में, हिंदी में पेपर अटेम्प्ट करने में फेल हो गए होंगे। रुक जा यार, थोड़ा बता दो। बच्चा कट ऑफ पूछ रहा है शिफ्ट का। आदर्श जी बहुत दिन के बाद दिखाई दिए। कट ऑफ क्या रहेगा सर इस शिफ्ट का? विजिट करे मोहन चचा के पास, वो बहुत अच्छी कट ऑफ बताते हैं। भाई हमें तो कोई सूत्र देखो पता नहीं। रजब सा, जीवन का आनंद लो अपने इलेक्ट्रिकल में। तुम इधर उधर ढूंढ रहे, आनंद इलेक्ट्रिकल में है ना कि इधर उधर है। तो कट ऑफ पूछ रहा बच्चा शिफ्ट की, बता कैसे? कुछ सूत्र है? हाँ सूत्र चचा वाला। चलो इसे बताओ। बढ़िया सवाल है लेकिन ये, पर ध्यान से पढ़ना है। ये वॉल्यूम नोट पता नहीं क्या पसंद आ गया है इसको, मेरे समझ में नहीं आ रहा एग्जामिनर को क्या है मतलब। हाँ ऐसा ही लग रहा है। डीसी मोटर के वॉल एनोड नियंत्रण के लिए निम्नलिखित में कौन सा गलत है? गलत है। अधिक लागत तो होती है। अच्छा ये तो सही है, सारे पढ़ो ना, तुक्का मत मारो। बृहद आकार बड़ा आकार भी होता है इसका। रवयुक्त प्रचालन मतलब है? नॉइजलेस कहां होता है? रवयुक्त मतलब क्या हुआ? वो तो रव मतलब गति का निम्न विनियमन। ये भाई इसमें तो बहुत हाई होता है, क्योंकि एक लोअर हाई दोनों वोल्टेज दोनों साइड में काम कर सकता है, बेस के कम और ज्यादा पर भी। तो ये था इसका गलत। हमें तो सी पता नहीं, हमने फिर भी बता दिया। ये हमें रियलिटी बताओ, हमें हिंदी में इसे समझ नहीं आया रवयुक्त क्या था, लेकिन डी हमें समझ में आया, क्योंकि इसमें वोल्टेज जो स्पीड वेरिएशन है ना वो निम्न नहीं होती, वो ज्यादा होती है। क्योंकि ये ऐसा सेटअप होता है बेटा जो बेस स्पीड से कम से हाई पर वेरी कर सकता है। यही एक एडवांटेज है इसका, है जी। अच्छा नहीं, इसका तो फिर डी है जी। अब देखो स्मूथ ऑपरेशन में और शोर में दोनों में डिफरेंस है। मतलब मशीनें ज्यादा है तो नॉइज तो है, लेकिन वाइब्रेशन नहीं है, स्मूथ है। मतलब जो बढ़ेगा भी, स्पीड घटेगा वो स्मूथली बढ़ेगा घटेगा, झटके नहीं लगेंगे इसमें, स्टेप नहीं आएंगे। चलो एक वैसी बातों बातों में याद आ गया दोस्त, इस इंडक्शन मोटर में स्टेपलेस स्पीड कंट्रोल किस विधि में मिला करते थे? नो 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 नो, शेडेड कहां से आ गया? 3 फेज इंडक्शन मोटर में हमारा होता था पोल चेंजिंग मेथड, स्टेपलेस स्पीड कंट्रोल मिला करती थी उसमें भी। क्लोज्ड वाइंडिंग के संदर्भ में
याद रखेंगे बेटा, क्लोज्ड वाइंडिंग का मतलब है प्यारे बच्चों डीसी वाइंडिंग। ओके, तो डीसी में हम दो करते हैं, एक लैप और वेव। सत्य असत्य होने की पहचान कीजिएगा। आगे की यानी फ्रंट पिच हमेशा सम होती है, पहली बात हमने कहा दोनों विषम है, तो हमने तो पहले ही मेंशन कर दिया, तो ये तो असत्य है। अरे ये तो तुम्हारे इंपॉर्टेंट में लिखा गया यार, लैब में वेव में। ये भी हमारी, ये क्या लिख रहा, पिछली यानी कि बैक पिच हमेशा विषम, विषम तो होती है, सत्य। याद रखना है, एक पॉइंट को और क्लियर कर लो, लैप में जो दोनों में अंतर है ना वो 2, लेकिन उसमें हमारा वेव में 2 हो सकता है या बराबर भी हो सकती है। ठीक है, कोई इंपॉर्टेंट में मेंशन है आपके नोट्स में। तो भाई एक असत्य है और एक सत्य है, ये बना जी, देखो डी। अरे सवाल बढ़िया कर रखे इसने, लेकिन बहुत बहुत डिटेल वाले नहीं है, बस पढ़ने की जरूरत थी इनको ढंग से। हाँ जी, ये तो मैंने कल भी बताया था तुम्हें कि 8,000 10,000 के आसपास ढूंढो, और 20,000 30,000 40,000 फिर एलईडी का ढूंढो। तो इसका हो गया जी 8,000 के आसपास, तो इसमें एक ही है जी 6,000 15, यही है। इससे भी ज्यादा फिर 40,000 घंटे यार एलईडी। तो पहले सबसे ज्यादा एलईडी, उसके बाद सीएफएल। किसकी? तुम्हें लिखा तो रखा है ये कितनी? 5400 सबसे अच्छी है। हाँ तो वही तो करेक्ट था, विबग्योर शुरू कहां से हुई थी, सबसे बेस्ट थी वो तो 5400। वो तो लिखा था तुम्हें, ग्रीन के पास, ग्रीन की 55 से तो पास में थी। अच्छा भाई बच्चों देखो, ये सवाल बड़ा प्यारा सवाल है, और पहला एक इस शिफ्ट का पहला एक ऐसा सवाल था जिसमें थोड़ा सा आपको मतलब सोचना चाहिए था। देखो 6 ध्रुव है और 40 कॉइल है। बढ़िया बात है, सिंप्लेक्स स्लेव वाइंडिंग है, कम्यूटेटर सेगमेंट की संख्या। देखो सुनो, जब डुप्लेक्स होती तो एक सेगमेंट पे 2 बनते। अच्छा, तो कॉइल के संख्या से आधे सेगमेंट लगाने पड़ते हैं, तभी तो डबल होता रहे करंट। अगर ट्रिप्लेक्स होती तो एक सेगमेंट पर कॉइल के 3 साइड आते, तो कॉइल की संख्या के डिवाइड बाय 3 सेगमेंट बनाने से काम चलता। अब सिंप्लेक्स है, एक सेगमेंट पे एक साइड, कितने हैं 40 कॉइल्स, तो भाई 40 ही सेगमेंट। समझ गए भाई? अरे आपको बड़ा क्लियरली लिखा है, ट्रिप्लेक्स 3 गुना करंट मिलता है, ड्यूप्लेक्स डबल करंट मिलता है। तो इतना तुम्हें लगाने की क्या जरूरत है, तुम्हें देख लो बस सिंप्लेक्स और लेव से, वो एक फॉर्मूले फॉर्म में दे दिया हमने, तुम्हें डायरेक्ट बता दिया। पढ़ तो इसने बहुत रखा, लेकिन इसे पता नहीं किसकी नजर लग गई। अरे घर घुर से किसी टोट का टाटा कर दिया क्या पड़ोसी ने तेरे ऊपर है? पार्टनर कौन है इसका? नहीं तो इसे ये क्या करता, वो तो खुद जल्दी सेट है मामला इनका। तो तुम लोगों में से कौन करता? कुछ ना होता, बढ़िया मेहनत कर, सब फेल है। सही बात है, कोई बात नहीं, हम आधे रेट पे कर देंगे। और क्या। भाई ये हमने कितनी बार पढ़ा था, देखो ना एग्जामिनर मजाक कर रहा है। जब भी नाराज ना हो, पढ़ा था कई बार। ये हमने पता नहीं मैराथन सैराथन ऑब्जेक्टिव कितने में बताया कि देखो भाई, ये है IF और ये है IA, वी कर्व बन गया। मोटर के लिए हमने तो बल्कि और डिटेल में पढ़ रखा, ये है लीडिंग, और ये था हमने तो ये भी पढ़ रखी कि आया कैसे।
इन्वर्टेड वी कर्व, पावर फैक्टर बेटा ये बन जाता है इन्वर्टेड वी कर्व। देखो जी ये क्या दे दिया, वी कर्व। अबे ये तो नहीं गलत किया। चलो जी, लाइटनिंग अरेस्टर है भाई। चलो लाइटनिंग अरेस्टर के नाम बोलो, अभी भी तो पेपर देने जाना ना, नाम बोलो। रॉड गैप, हॉर्न गैप, मल्टीपल गैप, एक्सपल्सन टाइप को प्रोटेक्टर ट्यूब बोलते हैं, है जी। और एक हमारा वाल्व टाइप या थायराइड टाइप, ठीक है, सबसे बेस्ट वही था। अच्छा ये कह रहा है, आप मुझे खुद ये बताओ, ए भाई जब आकाश से बिजली गिरती है तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है? अबे हाई फ्रीक्वेंसी। तो हाई फ्रीक्वेंसी करंट को, लाइटनिंग अरेस्टर पे बिजली गिरी उस समय हाई फ्रीक्वेंसी चार्ज अर्थिंग करके रखते हैं, वो जमीन के अंदर भाग जाता है। तो लाइटनिंग अरेस्टर जनरली नॉर्मल पावर फ्रीक्वेंसी से मतलब नहीं रखता, ये रखता है हाई फ्रीक्वेंसी से। ये कह रहे कि सबसे सस्ता त्वरित निर्भर, अब बात तो सही है, रोड गैप, इससे सस्ता क्या होगा, है ना। सबसे सिंपल भी है, सबसे सस्ता भी, और सबसे बेकार भी यही है। अच्छा फिर ये कह रहा है कि यह पावर फ्रीक्वेंसी को बाधित करता है। सी कैसे सही है? यह पावर, लेकिन बी भी तो पढ़ रहा है टेक्निकली, तुम मजबूत मैकेनिकल स्ट्रेंथ पे चला गया। पावर फ्रीक्वेंसी फॉलो करंट, यह पावर फ्रीक्वेंसी फॉलो करंट को बाधित करता है। पावर फ्रीक्वेंसी मतलब 50, ठीक है जी। ये कह रहा है कि बाधित करता है। अरे नहीं यार, जो ये, अरे सुन लेना, पावर फ्रीक्वेंसी का मतलब है हमारा 50 हर्ट्ज। पावर फ्रीक्वेंसी को बाधित करता है, पावर फ्रीक्वेंसी को थोड़ा ना करता है, ये तो हाई फ्रीक्वेंसी को अलाउ करता है, मतलब अलाउ करता है, बाधित थोड़ा ना करेगा, पावर वाले को थोड़ा ना रोकेगा। अरे पावर मतलब नॉर्मल। और बात नहीं पकड़ रहे तुम। अच्छा चलो दूसरा भी कर लो, यह सबसे सरल भी होता है, ये सबसे मजबूत भी यही है, इसलिए है मजबूत। तुम्हें कुछ नहीं करने, सिर्फ कॉपर के 2 तार लगाने मजबूत मजबूत से सरिये बांधने, और कुछ नहीं करना। तो बाकी के कंपैरिजन में फाइबर वगैरह इसका कोई इशू नहीं है। इसमें जो बेस्ट ऑप्शन आएगा वो बी है, पावर फ्रीक्वेंसी करंट को बाधित करता है। यही तो गलत है, यही तो पॉइंट है जो पावर फ्रीक्वेंसी वाला है। अरे इसलिए कह रहा हूं, शायद आप डाइवर्टर समझ बैठे, एक दोस्त ऑब्जर्वर भी हुआ करता है, जब ऑब्जॉर्व करता है तो नॉर्मली जो हम लोग इनडायरेक्ट, एक होता है हमारा डायरेक्ट लाइटनिंग। डायरेक्ट लाइटनिंग के लिए कहानी ये होती है कि वहां मजबूरी है पूरा ब्रेकडाउन होना। इनडायरेक्ट जो होती है उससे जो चार्ज कैरियर्स होता है, इनडायरेक्ट लाइटनिंग हीटिंग से हाई फ्रीक्वेंसी ना होगा, नॉर्मली पावर फ्रीक्वेंसी होती है। तो जो भी एक्सेस ऑफ चार्ज है, हम लोगों ने एक नॉर्मली सा ट्रांसफॉर्मर बनाया जी, जो कि शायद मुझे नहीं पता कि आपको पढ़ाया नहीं पढ़ाया, लेकिन अभी किसी बैच में जरूर पढ़ा रहा था मैं। ये प्राइमरी था और ये मेटल की बनी हुई यहां पर एक रोड थी, जिसे हम लोगों ने फेरेंटी टाइप सर्ज एब्जॉर्बर भी कहा था। तो जब इनडायरेक्ट लाइटनिंग की बात करते हैं तो फिर वो गलत है, इनडायरेक्ट में सुरक्षा से लिए ये गलत स्टेटमेंट है। पढ़ाया था मैंने, फेरेंटी टाइप। यह पावर फ्रीक्वेंसी फॉलो करंट को बाधित नहीं करता, पावर फ्रीक्वेंसी वाले को बाधित नहीं करेगा ये। तभी तो जो इनडायरेक्ट लाइटनिंग होगी उससे जो चार्ज होगा इसको वो इसमें डिसिपेट करवाता है। तो ये डाइवर्टर नहीं था, अभी एब्जॉर्बर था जिसमें जो ऊर्जा थी वो डिसिपेट होती। तो बी था, उतना बेस्ट नहीं है लेकिन बाकी की तुलना में फिर ये बेस्ट था बी वाला। मतलब उतना बढ़िया ऑप्शन नहीं इसने डिजाइन किया इस पेपर में, या सॉरी इस सवाल में इतना बढ़िया ऑप्शन नहीं मानूंगा मैं बी को। कुछ और डिजाइन करता है इसकी जगह तो ज्यादा अच्छा रहता है। चलो जी नेक्स्ट था हमारा, निम्नलिखित में
किस उपकरण का उपयोग लकड़ी में कर्तन, छीलन, खांचन, अबे वो तो फिमर, हाँ ये पता है, फर्मर चीजल होती है ना, रुखानी। फर्मर चीजल होती है। हाँ देखे नहीं तुमने? हाँ फर्मर चीजल होती है ना। इस अब ऐसे भी देखो भाई, स्क्रू ड्राइवर है, बाकी को पढ़ो, स्क्रू ड्राइवर का कोई काम नहीं है छीलने से। हैमर, प्लायर, एक ही ऑप्शन था चीजल। चलो जी, पूर्णतः इंडक्शन परिपथ में वोल्टता और धारा के बीच कालांतर हमेशा 90। अरे भाई वोल्टेज अगर यहां है तो करंट बेटा 90 डिग्री पीछे बनेगा। ठीक है जी, लैगिंग पावर फैक्टर, तो क्या होगा जी, 90 पीछे बनेगा। अगर कैपेसिटर पूछता तो कैपेसिटर में बेटा वोल्टेज ये था, करंट आगे बनता और ये बनता 90 डिग्री आगे। बेटा रजिस्टर के केस में दोनों सेम डायरेक्शन में बनते, फाई का मान आता 0। देखो बेसिक से आगे सवाल अपना। बेटा कुल प्रेरक तो पूछा है जी, मतलब रियली बताऊं, मैं नहीं करता इसका सॉल्यूशन, मेरे लिए ये है, मुझे नहीं पेन चलाना भाई, मुझे पेन चलाना ही नहीं, 2 सेकंड में ये हिट करना था। सबसे कम 2 है, ये सारे 2 से ज्यादा है, मेरा उत्तर ये है, मुझे सॉल्यूशन ही नहीं करना। अगर सॉल्यूशन करने की ज्यादा इच्छा है तो कर लो। कई बच्चे कहे कि ना जी सर को नहीं आता था, फिर ये करते, लेकिन नंबर नहीं मिलेंगे ना, नंबर तो एक मिल गया ना, हाँ बस वो मिल गया। चलो जी, ये आप लोगों को वैसे मैंने अभी कराया नहीं, डिजिटल एनर्जी मीटर ना, डिजिटल वोल्ट मीटर, डिजिटल एनर्जी मीटर, ये हमारा डिजिटल बेस्ड है। लेकिन कराया नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते। अच्छा सोचने की चीज है, डिजिटल है, स्पेंडल घूमने वाला होता था एनालॉग में, इस पे ही तो पॉइंटर घुमा करता था, वो डिजिटल में कोई मतलब ही नहीं है। पढ़ाया नहीं, लेकिन गलत नहीं होना चाहिए था। भाई वोल्टेज सेंसर और करंट सेंसर वो तो बेसिक है, एलसीडी पे दिखेगा वो डिजिटल, नंबरिंग पढ़ेंगे कहाँ, स्पेंडल का कोई मतलब नहीं है, तो कॉमन सेंस वाला सवाल था। हाँ जी, डायनमोमीटर टाइप वॉटमीटर के मामले में कौन सा गलत है? अब पढ़ो जी, पढ़ो पढ़ो, बढ़िया से पढ़ो, रिवाइज करो। ए भाई देखो तुम्हें पढ़ा इलेक्ट्रो डायनोमीटर टाइप वॉट मीटर यूनिफॉर्म स्केल है, पक्का सही है। उच्च परिशुद्धता क्या है? एक्यूरेट सिस्टम है, किसके कंपैरिजन में? इंडक्शन टाइप वॉटमीटर के कंपैरिजन में। अच्छा जी, बिजली की कम खपत, अब मेरी बात सुनो जरा, ये हमारे पास बेसिक चीजें थी पहले, सबसे पहले पीएमएमसी, आपने क्या पढ़ा? लो पावर कंजप्शन पढ़ा जी। मूविंग आयरन की पहचान बनी लो प्राइस से, ठीक है जी। फ्रिक्शन लॉस टॉर्क टू वेट रेशियो ज्यादा होता है पीएमएमसी में, तो फ्रिक्शन लॉस पीएमएमसी में कम थे। इलेक्ट्रोडायनोमीटर की कीमत भी ज्यादा, और भैया बाकी बेसिक इंस्ट्रूमेंट के कंपैरिजन में पावर कंजप्शन भी ज्यादा। अब ये देखो, बिजली उच्च लागत, इसकी कीमत ज्यादा यार। फिर ये कह रहा है कि बिजली की कम खपत, ये भी ज्यादा करता है ये। साथ में ये भी याद रखो,
हाँ ज्यादा ही है। इसी में देखो टेक्निकली क्या है, इलेक्ट्रोडायनोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट की अगर बात करता तो नॉन यूनिफॉर्म स्केल, लेकिन इसने वॉटमीटर लिखा है तो यूनिफॉर्म स्केल। जैसे बच्चा कई बार भावनाओं में बह जाएगा, इसने यही पढ़ा जी, कौन सा गलत है, ए, क्योंकि ज्यादातर वही पढ़ते हैं ना कि पीएमएमसी का यूनिफॉर्म है, इसके बारे में क्या है, नॉन यूनिफॉर्म। लेकिन उसने पूरा नहीं पढ़ा, डायनोमीटर टाइप वॉटमीटर। हमने कई बार चिल्ला चिल्ला कहा कि डायनोमीटर टाइप वॉटमीटर को बेटा यूनिफॉर्म स्केल टिक करना है। चलो जी, डीसी मशीन में कम्यूटेशन पढ़ाया था भाई। रिएक्टेंस वोल्टेज, रिएक्टेंस वोल्टेज VL बराबर 2LI बाई TC। अगर ये कम हो जाए तो कम्यूटेशन उतना ही अच्छा हो जाए, जिसे कम करने के लिए इंटरपोल वाइंडिंग और रिएक्टेंस या कहे कि कंपनसेटिंग वाइंडिंग का हम यूज किया करते थे। तो ये कौन सी है भाई, रिएक्टेंस वोल्टेज। आगे स्ट्रेट फॉरवर्ड है। TC मतलब कम्यूटेशन पीरियड। ये जी कंपास निडल। इस बार इसने मैग्नेटिज्म से बड़े बेसिक से सवाल दिए हैं जो हमारे नॉर्मल फिजिक्स से रिलेट करते थे। एक तो डिप कोण दिया था ये वाला। अब ये कह रहा है कि कंपास निडल का उत्तरी ध्रुव जिस दिशा में इंगित करता है और वास्तविक उत्तर दिशा के बीच विचलन को कहा जाता है। देखो क्या है मैं बता दूं, नहीं जैसे हम ये कंपास हम जैसे लेकर रखते हैं, ये नॉर्थ को तो करता है, लेकिन जैसे एग्जैक्ट नॉर्थ ये है, यही तो नॉर्थ है। भाई बच्चों हमारे पास 4 दिशाएं हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट, यही है। देखो हम यहां पर है, एग्जैक्ट नॉर्थ का मतलब तो ये है। लेकिन हम ये भी तो कहते हैं कि जो यहां है भाई, कहां तेरे से भाई, उत्तर में, ये नहीं कहते, ये भी तो यही है। और एग्जैक्ट जो है ये ईस्ट है, ये एग्जैक्ट साउथ है, ये एग्जैक्ट हमारा वेस्ट है। ये हमारा बेसिक फिजिक्स में आता है जब हम 10th तक, ये मैंने तब पढ़ी है सारी चीजें ना, जब अभी ALP वाले बच्चों के लिए अभी 2 दिन का ब्रेक लेके मैंने पूरी फिजिक्स को स्टडी किया, तब मेरे लिए थोड़ा आसान हुई ये चीजें। तो होता यह है, ये जो पॉइंटर मार्क करता है वो हमें एग्जैक्ट मार्क नहीं करता, वो हमें ये बता देता है कि भाई इस तरफ नॉर्थ है। ये हमें जो बताता है कंपास, ये बता दे कि भाई इस तरफ चलते रहिए, भाई ये हमारा इस तरफ तो नॉर्थ है जी। अब किसी व्यक्ति ने यहां से चलना शुरू किया तो दोस्त ये सब नॉर्थ है यार। तो होता यह है कि मान लिया पॉइंटर ने ये डायरेक्शन दर्शाई बेटा, और एग्जैक्ट नॉर्थ की डायरेक्शन ये है, तो इसे कहा जाता है डिक्लेशन। जो लिखा है इसे कहा जाता है ये, ठीक है जी। तो इसमें क्या था हमारा, ऑप्शन ए। फिर दूसरी चीज ये थी कि जब हम कंपास ये देख रहे हैं, तो जैसे नॉर्थ से जो हॉरिजॉन्टल है ये है, जब हम किसी भी चुंबक को स्वतंत्र रूप से टंगाते हैं ना, तो वो ऐसे नहीं होती, तिरछी होती है। तो जैसे ये किसी को ये टंगाया हमने भाई यहां बांध के, तो ये ऐसे तिरछी टंगेगी। तो इसके एक्सिस से, हॉरिजॉन्टल एक्सिस ये है, ये जो ये एंगल आता है इसे कहा जाता है डिप कोण, डिप एंगल। तो याद रखना था, इस पे भी सवाल हमारा आया है। ये बेसिक मैग्नेटिज्म की चीजें हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए मतलब एकदम अगर 90 डिग्री अगर पड़ेगा तो करेगा सर पॉइंटर जो है हमारा ये वाला ना, ये हाँ हाँ। तो और अगर मान लीजिए पूरा 90 पे नहीं पड़ रहा है, थोड़ा सा आगे इधर है, तो आप बोल रहे डिक्लेशन हो गया। ये इधर हो या फिर इधर हो, जो ये वाला ये
कंपास का उत्तरी ध्रुव जिस दिशा में इंगित करता है और वास्तविक उत्तरी दिशा के बीच विचलन को कहा जाता है। ये डिफरेंस, जैसे ये तुम्हें ये पॉइंटर मार्क कर दिया, यहां ये दिखा रहा है कि भाई इस तरफ ईस्ट है, बहुत ज्यादा नहीं होता, ये इस तरफ दिखाया, तो वास्तविक और इसमें जो एंगल आएगा उसको डिक्लेशन एंगल कहते हैं। ये होता है जी। मॉसफेट के अंतरण अभिलक्षण वक्र, ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स की ये बात है, ठीक है जी। वक्र को क्या कहा जाता है, याद है कुछ? नॉर्मली VGS, नॉर्मली ये लिखा करते हो रे? अच्छा जी। मॉसफेट को आप वैसे तो दो प्रकार से पढ़ा करते हो, एक हमारा डिप्लीशन हमारा बेटा इनहेंस और डिप्लीट दोनों मोड में काम किया करता है। बोले तो ये ऐसे विशेषता बन जाएगी। अरे यही तो बनेगी। तो ये लाइन क्या दर्शाती है? अरे दोस्त तो है आई, इसका स्लोप क्या दर्शाएगा? ID बाई डेल VGS, I बाई V ट्रांस कंडक्टेंस ना, ट्रांस कंडक्टेंस मतलब अंतरा चालकता वक्र। तो ये क्या है? ट्रांस कंडक्टेंस, और यही है देखो ये यार दोस्ती तो तुम्हें पढ़ा रखे सर ने, तुम्हें ये सब नहीं करा रखी। देखो मुझे अच्छे से याद है, 1 माइनस VGS बाई, फिर यहां से इसे सॉल्यूशन किया, देखो G बराबर में GM0 1 माइनस VGS बाई VP। मुझे अच्छे से याद है GM0 का जो मान है -2 IDSS ऑन VGS, सॉरी VP, मुझे अच्छे से याद है चीजें। तो ये कर्व जो बनेगा इसमें आप जो निकालोगे डेल D बाई डेल VGS, ये क्या बनता है? ट्रांस कंडक्टर। इसे निकालो, PNP ऐसे निकाल लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप यहां तक कि एनहेंसमेंट के लिए भी जो निकालते हो ना दोस्त, ये एनहेंसमेंट की एक ये कलाकारी है कि ये सिर्फ एनहेंस मोड में ही काम करेगा, डिप्लीशन में नहीं करेगा। इसके लिए निकाल लो तुम। अरे भाई लंब अपोन आधार ही तो करोगे, तब भी डेल D बाई डेल VGS ही आएगा। हाँ जी, देखो अब कितना बढ़िया सवाल आया। एक BJT के 3 टर्मिनलों को नामित किया जाता है एमीटर, बेस, कलेक्टर। सबसे ज्यादा डोपिंग कहां? एमीटर। सबसे कम डोपिंग कहां? बेस। सबसे ज्यादा एरिया कहां? कलेक्टर। यही तो है। चलो भाई बच्चों नेक्स्ट आ जाओ कि कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर की तुलना में सेल टाइप ट्रांसफॉर्मर के लिए कौन सा विकल्प गलत है? गलत पूछा है ना? अच्छा जी, ये कह रहा है कि यांत्रिक सामर्थ्य अधिक होता है। यांत्रिक सामर्थ्य इसलिए क्योंकि सेंट्रल पर अपना बाइंडिंग कर दिया, तो अलग अलग पे करते तो थोड़ा मैकेनिकल स्ट्रेंथ कम होता, वो तो ठीक है कि यांत्रिक सामर्थ्य तो बढ़िया ही है। सेल टाइप की पूछ रहा है ये। अनुसरण यानी मेंटेनेंस, मेंटेनेंस इसमें इतना इजी कहां है सेल टाइप में? मेंटेनेंस तो इसमें सेल टाइप में मुश्किल आएगा। अच्छा बाकी पढ़ते हैं। प्राकृतिक शीतलन मौजूद होती है, ये तो बढ़िया है, बराबर में बहुत एयर है। कम हानियां होती है, तो बाइंडिंग का रेजिस्टेंस कम आता है, लीकेज भी कम आता है, तो हानियां कम है, ये तो सही है। मेरे हिसाब से तो बी है, इसको चेक करना रे। मेरे हिसाब से ये है इसका जो करेक्ट है। कंफर्म एक बार देखो जरा, चेक करो। यही है वैसे तो। इंग्लिश में भी कर लो क्वेश्चन, या सिर्फ वाले ही पढ़ने आते हैं यहाँ? नहीं, आपने कहीं भी एक भी शब्द आपने, हमने कौन सा आपको कहा मत देखो भाई। अब जैसे लैंग्वेज में पेपर आया बेटा वैसे ही हमने ले लिए। हाँ
जिसे समझ ना आए सवाल हिंदी में वो ना देखे, समय खराब ना करो। बच्चे ये समझते हैं कि इसमें मेरा लालच है, वे पढ़ा रहे इनके लिए, काम इनके आएगा, इन्हें लग रहा है कि जैसे हमारे लिए कुछ कर रहे हो, फायदा। चलिए नेक्स्ट। अब देखो ना, हिंदुस्तान में भयंकर, अबे हमने हमेशा ही अंग्रेजी में पढ़ाई करी, इतना तो एडजस्ट करके हम भी पढ़ा ही रहे हैं, है नहीं भाई? हमें भी सब समझ में आ रही है, क्या दिक्कत है? ट्रांसफार्मर का पूर्ण भार, फुल लोड प्राइमरी करंट पूछा है भाई, तो भाई फुल लोड पर जो प्राइमरी करंट है, रेटिंग तो ये होगी भाई बच्चों, अपॉन में कितना है 2500, यही तो है, और 2 जीरो से तो ये गायब हो गई, 40 एम्पियर, यही तो होगा भाई, ये हो गया जी हमारा सही 40 एम्पियर। ठीक है। एसी मोटर की तुलना में डीसी मोटर को कहां पर प्राथमिकता दी जाती है? हमने बार बार कहा कि जो काम डीसी मोटर कर देगा वो एसी नहीं करेगा, और डीसी का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि वाइड रेंज ऑफ स्पीड कंट्रोल इज पॉसिबल, यानी कि गति नियंत्रण बहुत ही वाइड रेंज में संभव है। एसी में नहीं थी, इंडक्शन में भी स्पीड कंट्रोल की विधियों में हमने देखा बड़ी लिमिट थी। तो कहां पर प्राथमिकता देंगे? जहां पर वेरिएबल स्पीड ऑपरेशन हो। ठीक है भाई। चलो जी, स्टैंडर्ड वायर गेज, देखो बढ़िया सवाल ये दिया अपना, बहुत बेसिक सवाल था। अब अगर आईटीआई जब करके आते बच्चे तो आईटीआई वालों के लिए तो इजी है, लेकिन अगर हायर क्लास में देखें तो इस पर ज़्यादा महत्व नहीं देते। ये होता है हमारा 0.324 इंच। ठीक है जी, मतलब बड़ी बारीक चीज पूछी इसमें, लेकिन हमेशा याद रखना, ये पेपर में सिर्फ 3 चीजें याद करके जाओ, एक 0 SWG, और एक याद कर लो 1, और एक 14, ये 3 याद करके जाओ बस। चौथा देखना भी मत, अगर एग्जामिनर पूछेगा तो इन्हीं 3 में से है, 0, 1 और 14, सिर्फ इन तीनों को दिमाग में रखना है और कुछ नहीं। नहीं, मैंने कहा रट के जाना, मैं थोड़ा ही रटूंगा, तुम्हें रटना है। देखो हमने पावर इलेक्ट्रॉनिक्स भी पढ़ाई थी बेटा, वहां भी लिखा था डीसी को एसी में बदलने वाले परिपथ को, अबे हाँ, साइक्लो कन्वर्टर फ्रीक्वेंसी एक लेवल से दूसरे लेवल पर। देखो भाई, निम्नलिखित में कौन सा उपकरण 2 विदिश होता है? बाई डायरेक्शनल ना, फुल फॉर्म है डायोड एसी, सिर्फ 2 टर्मिनल, लेकिन अनकंट्रोल्ड है, गेट वेट नहीं है। ठीक है भाई। SCR बाई डायरेक्शनल नहीं है, एक ही दिशा में काम करेगा, एनोड से कैथोड। डायोड तो आपको पता ही है एक ही दिशा में। और जेटीओ कभी तुम नाम से समझ बैठो, ये एक ही दिशा में काम करता है, बस इसमें प्लस पॉइंट ये है कि गेट पर पॉजिटिव दोगे तो ऑन, नेगेटिव दोगे तो ऑफ, गेट टर्न ऑफ। और देखो कमाल की चीज, डायोड एसी को यानी डायक को ट्रायक को ऑन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और ट्रायक हमारा कंट्रोल्ड एसी स्विच है। और बताऊं, ट्रायक हमारा 25-20 हर्ट्ज पे भी काम कर लेता है, तो जनरली लो फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशन में हम इस्तेमाल करते हैं। लो ट्रायक, देख किसे पकड़ ली बात, मॉसफेट हाई, ट्रायक कम, फ्रीक्वेंसी कम, वोल्टेज करंट रेटिंग ज्यादा। कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, हाँ भाई बताओ, एकल कला, प्रेरणी मोटर,
है ना। सिंगल फेज मोटर ही दो यार, सिंक्रोनस तुल्यकालिक नहीं है, 3 फेज प्रेरणी मोटर नहीं है और डीसी मोटर नहीं है, क्या है, सिंगल फेज। हाँ क्या बोला, कुछ बोला ये मैं सुना नहीं। इसको आता भी होगा तो नहीं कर पाएगा। अरे नहीं, इसकी आवाज से अच्छा लगता है कि ये कुछ तरीके से वो बात करता है। रजब क्या बोला बाबू। हाँ वैसे ये चीज है कि बच्चों को सवाल समझ में नहीं आती, लेकिन अगर रियल में इन्हें कोई लड़की किसी और अन्य भाषा में कुछ लिख के दे दे, नहीं रियलिटी बता रहा हूं मैं भाई, बता तेवतिया कुछ गलत बात है क्या भाई। इन्हें कोई लड़की अगर ये जो लिख रहे हैं ना कि सर हमें हिंदी इंग्लिश नहीं समझ आ रही, कड़वा सच है ईमानदारी से। छोटे चेतन सुन, हाँ इसे तुम इसकी वाट मत लगाओ, लेकिन रियलिटी है। देख ये सही बोला रजब ने कि शुद्ध हिंदी है, नहीं कर पाते, बढ़िया बात है, लेकिन रजब साहब छोड़ो, इन्हें किसी भी बच्चे को जो ये बोल रहे हैं, अगर कोई लड़की ने किसी भाषा में गालियां भी लिख के दे दे, तब भी ट्रांसलेट कर करके जब तक जड़ तक ना पहुंचे तब तक छोड़ेंगे नहीं उस प्रेम पत्र को या नफरत पत्र को, उसके भी मीनिंग निकाल लेंगे, लेकिन इन सवालों के मीनिंग नहीं निकालेंगे। कमाल है, हैं? कर तो अपनी उम्र में सबने रखे हैं भाई, कर तो सबने रखे हैं। अब तुम कहोगे सर आपने भी, तो हमने भी कर रखे, इसमें क्या दिक्कत है। हम कौन सा कंप्यूटर प्रोग्राम है, हमें तो तीसरी क्लास में प्यार हो गया था भाई, देखो अब वो तो हम है ना, मतलब वो ये यूट्यूब पे चल रही, हमारी लड़ाई हो जाएगी आज मैडम से। लेकिन रियलिटी है कि जिस चीज को हम जानने की चाहत रखते हैं ईमानदारी से, उसे हम रियल में जान लेते हैं। तो क्या क्या नहीं होता बता, जब तुझे कोई लड़की लाइन खींच के देगी, हमें दिखाना, हम बता देंगे, और क्या, हम बता देंगे कि इस लाइन का मतलब क्या है, और क्या। देखो यूजेटी होता है, यूजेटी से भी इसे बड़ा लगाव रहा है एग्जामिनर को। इसमें यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर एक विशिष्ट विशेषता होती है, इसे ट्रिग करने पर उत्सर्जक धारा पुनर्योजी रूप से तब तक बढ़ती है जब तक कि यह द्वारा सीमित न हो जाए। अब सुन लो मेरी बात, देखो इसमें क्या होता है, तुम्हें एक चीज सिखाता हूं मैं कि जो यूजेटी है ये होता है बेटा एमीटर, और बेटा ये होते हैं इसमें दो बेस, ये B2 ले लिया, चलो B2 B1 ये ले लो, कोई दिक्कत नहीं। ये होता है जी, ये हमेशा लाइटली डॉप्ड बनाओ, ये वाला ये लाइटली डॉप्ड और ये हैवीली डॉप्ड, ताकि चार्ज कैरियर इधर से इधर आ सके, बना दोगे। इसमें हम जो विशेषता बनाते हैं, इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ये इस रीजन में काम करता है एक तरह से जो आप लोग रिलैक्सेशन ऑसिलेटर बोला करते थे। फिर इसमें क्या करते हैं, जैसे हम एमीटर पे यहां पर कोई करंट देते हैं, एमीटर पर कोई सप्लाई देते हैं, तो कमाल की चीज है दोस्त, इसमें एक वैली पॉइंट आता है। वैली पॉइंट इसमें काम करता है एक होल्डिंग पॉइंट, यानी होल्डिंग करंट के तौर पर, इससे कम आएगा मामला गड़बड़ है। अब सवाल पढ़िएगा, उत्सर्जक द्वारा पुनर्योजी रूप से तब तक बढ़ती है कि यह द्वारा सीमित न हो जाए जब तक कि हम एमीटर पर कोई पावर अप्लाई ना कर दें। जैसे ही एमीटर पर पावर ये नीचे गिरना शुरू यहां तक आएगी, और ये पॉइंट है हमारा वैली पॉइंट। वैली पॉइंट मींस होल्डिंग पॉइंट। तो कभी भी होल्डिंग पॉइंट, मान लिया आपको एग्जामिनर कहें वैली पॉइंट किससे संबंधित है, कहना यूजेटी से। एमीटर हमेशा याद रखना हैवीली डॉप्ड,
बेटा ये वाला जो बेस रीजन आपने बनाया ना लाइटली कम, तो इसमें आता है ये एमीटर पावर। यार देखो एक बात बताओ, ये कुछ है क्या? ये तो कुछ है ही नहीं। बेस 2 पावर बेस 1, इनसे कोई लेना देना नहीं था, इनसे कोई मतलब ही नहीं था। तो ये था हमारा पूरा खेल था एमीटर करंट के कारण। 2 बेस है बेटा, एक था हमारा एमीटर, 2 बेस 1 एमीटर। आप कई बार इसे बेस एमीटर डिवाइस के रूप में भी जानते हैं। अब सवाल है वैली पॉइंट, नेक्स्ट में शायद वैली पॉइंट से कुछ पूछ ले। तो वैली पॉइंट का मतलब है होल्डिंग करंट, जैसे एससीआर में होल्डिंग करंट था वैसे ही सेम इसमें वैली पॉइंट है। आज ये डीसी जनरेटर में ईएमएफ बेटा क्या लिखोगे? ईजी बराबर में एन पी फाइव जेड अपॉन बच्चों सी। आर्मेचर की चाल देखो, सी ऑप्शन हमने कहा जी बढ़िया है, ये तो होता है। समांतर पथों की संख्या बोलो, व्युत्क्रमानुपाती है ना, ये देख लो जी, व्युत्क्रमानुपाती इसके है। पोल की संख्या समानुपाती है। ये ध्रुवों की और ये यही है अपना, छोड़ो छोड़ो इन्हें, तो गलत है, व्युत्क्रमानुपाती हमारा है हे। फिर नेक्स्ट देखो जी, चलो जी मान लेंगे आप अगर इसका आंसर करें तो दिल खुश हो जाएगा। करो आंसर। करो करो आंसर करो, मैं नहीं बताऊंगा। देखो इसे, किसी क्लास ए ट्रांसफॉर्मर के युग्मित पावर एम्पलीफायर में, युग्मित मतलब ट्रांसफॉर्मर कपल्ड, 50 मिली एम्पियर वाली शून्य सिग्नल कलेक्टर धारा है। आईसी कितना रे? आईसी मतलब 50 मिली एम्पियर। यदि कलेक्टर वोल्टेज 5 वोल्ट है तो अधिकतम एसी पावर आउटपुट ज्ञात कीजिए। कितना पूछा है? अधिकतम पावर बोलो तो कितनी? 50 गुणा ए भाई 250 मिली वोल्ट, ये पावर है। आपको बताना चाहूंगा दोस्त, जो क्लास ए ट्रांसफॉर्मर कपल्ड पावर एम्पलीफायर होता है ना, उसकी दक्षता तो 50% हुआ करती है। अगर ये ट्रांसफॉर्मर के बिना होता तो इसकी तो 30 तक आती, ट्रांसफॉर्मर के साथ कपलिंग करके 50%। तो अधिकतम कितनी आएगी बोलो? अरे यार 50% दक्षता 125 मिली वोल्ट, ये इसका उत्तर था। तो इसने डायरेक्ट ये पूछने के बजाय कि क्लास ए की दक्षता कितनी, इसने न्यूमेरिकल पूछ लिया। तब भी वही होगा, नो प्रॉब्लम। हाँ हाँ तब भी वही होगा, लेकिन वो बाय चांस अगर क्लास बी दे देता तो तब गलत हो जाता आपका, तब 78.5% ऑफ ये होता। चलो जी नेक्स्ट है हमारा, आग को कंबल से बुझाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? एयर ब्लॉकिंग, वायुरोधन, अग्निशमन मतलब फायर फाइटिंग, फायर एक्सटिंक्शन होता है ना। वायुरोधन मतलब क्या हुआ? आग को कंबल से बुझाने का मतलब उस एरिया की ऑक्सीजन को रोकना। अच्छा तो फिर यही है, वायुरोधन मतलब ऑक्सीजन को रोक दे। अच्छा जी ये गलत किया था ना तूने। आई रूल के अनुसार ऐसे बिंदु पर जहां से आपूर्ति प्रारंभ होती हो, निम्न और मध्यम पूछा है। देखिए एक बात बताओ ना, मैं बार बार बोलता हूं,
तुम लोग हमें हल्के में लो, बढ़िया बात है, लेकिन पेपर में हल्के मत लिया करो। ये भी आया, इसमें 10 और 12.5 भी आया। तो अकेले 54 से 2 सवाल है, बताओ, मतलब आई रूल से। और ये भी है कि घर से अर्थिंग कितनी दूर है, 1.5 मीटर। ठीक है, अर्थिंग वाला भी आ गया, अर्थ इलेक्ट्रोड। तो 10 सवाल इसी के आसपास में मिल जाएंगे। हाँ, एक और भी तो आया रे, 1554 तो था ही। वर्टिकल हाइट 79। अब निम्न और मध्यम में कितना लिखाया, 6%। और हाई में, निचले लेवल पर याद रखना 12.5 और उच्च स्तर पर 10। निचले पर ज्यादा, हाई पर कम, याद रखना। मतलब जब आप एक्स्ट्रा हाई पर जाओगे तो 12.5 और 10, और हाई वाले पर 9 और 6 पर मार्क कर लेना। खैर वो तो नहीं आया पेपर में। अब इसकी बात थी, पावर वायरिंग के लिए कंडक्टरों के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से बिल्कुल कम नहीं होंगे। अब मैं बता दूं दोस्त, इसका आंसर एग्जैक्ट नहीं दिया। वैसे रियली में हम प्रैक्टिकली जब यूज करते हैं 1.5 से 2 वालों को कर लेते हैं, लेकिन ये है नहीं। तो नियरेस्ट क्या, देखो नहीं दिया इसने भाई, 1.25, 1.1, ये तो लाइट में है। उसके बाद देखो 6 नहीं करेंगे, 4 नहीं करेंगे, तो एक ही बेस्ट ऑप्शन है, दिखा हमें, देखो 2.5 आ गया। लो, एल्यूमिनियम में तो 4 तक होता है, एल्यूमिनियम में तो 2.5 तक, मतलब लाइट वाली में ही है। इसमें हमारा लाइट वाली में 1, कई बार ये 2 भी देगा, कई बार ये 1.5 से काम चलाएगा, कई बार ये 2.5 देगा। लेकिन 2.5 हमारा खैर रियली में देखे तो बढ़िया ऑप्शन था, बेस्ट इसमें 2.5 है बच्चों। 4 किसमें है, एल्यूमिनियम में 4, एल्यूमिनियम में 2.5 किसमें आएगा, लाइट में आएगा। अच्छा जी, ये रहा हमारा नॉर्मल सिंबल है। देखो यार, इंटरमीडिएट स्विच तो बिल्कुल नहीं है, तुम देखते बता दे। तो इंटरमीडिएट तो ऐसे होता है नीचे, 2 वे स्विच, मतलब 2 रास्तों पे सप्लाई थोड़ा ना गई है, एक ही तो है, एक ही जगह है सप्लाई। 1 वे है लेकिन 2 पोल है भाई, या तो ये यहां सप्लाई या इधर। 2 वे देखो, जैसे 2 वे बनाते ना हम, तो 2 वे की कहानी कुछ ऐसे दिखती है दोस्त। ये भाई, या तो आप यहां लगाओगे या यहां, तो ऐसा कुछ मैटर नहीं है इसका। ये क्या था हमारा जी, 1 वे है लेकिन 2 पोल जरूर है। अब 1 वे सिंगल पोल कैसे, जब ये एक होता है। चलो जी यहां आ जाओ। चुंबक के परिपथ में एमएमएफ, मैग्नेटो मोटिव फोर्स, किसकी एनालॉजी है। ये सब इंपॉर्टेंट मार्क है आप लोगों के नोट्स में। तो ये क्या है भाई, ईएमएफ। धारा के फ्लक्स, प्रतिरोध के रिलक्टेंस, चालकता के परमेंस, रजिस्टिविटी के रिलेक्टिविटी, कंडक्टिविटी के परमेबिलिटी। निम्नलिखित में से कौन सा केज मोटर को चालू करने का सही तरीका नहीं है, बोलो भाई बच्चों। भाई स्टार डेल्टा पढ़ते हैं ना, ऑटो ट्रांसफॉर्मर डायरेक्ट, ये तो कुछ पढ़ा ही नहीं यार हमने, ये थोड़ा ना सीखा हमने, उल्टा कर रहा है। नियॉन टेस्टर में अधिकतम वोल्टेज पर करंट को अधिक नहीं होने दिया जाना चाहिए। मतलब ये W क्या मतलब लिख रहा है, अच्छा ये गलत लिख दिया इन्होंने ना, माइक्रो एम्पियर है ना ये मिली एम्पियर है। यही है क्या ऑप्शन। करंट तो इसमें बहुत कम जाता है यार, क्योंकि अधिकतम वोल्टेज पर, वोल्टेज भी नॉर्मल वही होती है ना हमारी, 100 से 250 500 तक तो लास्ट है। नॉर्मली तो हम ये इसमें इस्तेमाल करते हैं ऐसे घरों वरों में। ये
करंट तो बड़ा कम आता है इसमें। अब 300 भी पास में, 900 भी पास में है। तो तुमने रट्टा मार रखा होगा ये, मुझे तो नहीं आइडिया इसका 300 होना चाहिए, लेकिन ये पता है कि बहुत कम होता है। चेक करो एक बार इसमें, चेक करके देखते हैं इसे। और 300 तुम इसलिए कह रहे हैं ना क्योंकि पेपर में आ गया और ऑप्शन तुमने देख लिया। कुछ लॉजिक भी होता हो ना 300 बताने का। इसने तो और कर दिया बढ़िया काम। करंट एग्जिस्ट इन ए माइक्रो एम्पियर रेंज। तो इसने माइक्रो में 2 है ना यार। है चलो किताब विताब में होगा, जब पढ़ेंगे तो तुम्हें बता देंगे। अभी तो कंफर्म नहीं है, बस जो पेपर में वही लगा रहा हूं। नहीं माइक्रो एम्पियर रेंज में तो ये है ना, 2 ऑप्शन है, 3 है ऑप्शन है। हाँ तो हम कंफर्म नहीं है भाई अभी इसमें। नाम ने ये देखो अभी बताया, अभी तो हमने वैसे टिक लगा दिया इसमें। चलो ये तो बढ़िया ना। अरे कहां से अर्थ इलेक्ट्रोड ओम किसके उपकेंद्री सब स्टेशन लिखाया था ये अभी तुम्हें। एक, हाँ हाँ एक ही था। अबे ये तो बहुत, ये तो इंपॉर्टेंट में से एक था। निम्नलिखित में से कौन सा नियम बताता है कि प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है जो उस कारण का विरोध करती है जिससे स्वयं उत्पन्न होती है। तो ये कौन सा है बेटा, लेंज का नियम। यदि सीरीज फील्ड, देखो कितना बढ़िया सवाल है ये भी, अभी करेक्टरिस्टिक्स तुम्हें कराकर भेजी थी ना ये। बस सीरीज फील्ड टर्न को इस प्रकार समायोजित किया गया हो कि फुल लोड टर्मिनल वोल्टेज नो लोड टर्मिनल के बराबर बनी हो। है भाई, नो लोड यानी ये लेवल कंपाउंड। यदि बढ़ जाए लोड के साथ बढ़े ओवर, ठीक है भाई, लोड के साथ कम हो तो अंडर कंपाउंड। डीसी जनरेटर का बाहरी फ्रेम कास्ट स्टील या रोल्ड स्टील से बना एक खोखला बेलन है जिसे योक कहेंगे। ठीक है भाई, और ये स्टील का एक्चुअली हम इसलिए बना रखा है भैया क्योंकि ये फ्लक्स को रिटर्न पाथ प्रोवाइड कराता है। ना एसी में जरूरत नहीं पड़ती, एसी में फील्ड रोटर में रखते हैं ना ज्यादातर हम में। चलो जी ये था 15 ओम प्रतिरोध में 500 मिली एम्पियर की धारा प्रभावित होती है तो वोल्टेज ड्रॉप बताइए। V बराबर में 15 गुणा 510 की घात -3, तो 15 गुणा 0.5 हो गया रे, तो 7.5 वोल्ट। ये आगे हमारा ये। चलो जी सिंगल फेज, ये तो दिल्ली जीत रहा है एनर्जी मीटर। सिंगल फेज इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर में संड चुंबक में परिणामी अभिवाह प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त वोल्टेज से ठीक 90 डिग्री पश्चात पर किसे समायोजित किया जा सकता है। सेडिंग बैंड भाई, कॉपर का बना हुआ सेडिंग बैंड कैलैगिंग कंपनसेशन में लिखा रखा है।
पोटेंशियल कॉइल के पास में ये तो लगाओगे। ट्रांसफार्मर में पार्श्व प्रचालन के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा तथ्य गलत है? पार्श्व मतलब पैरेलल ना, पैरेलल प्रचालन से संबंध में कौन सा तथ्य गलत है? हानियां कम होती है, ट्रांसफार्मर की आयु बढ़ती है, दक्षता बढ़ती है, अनुरक्षण पर मतलब उच्च लागत आती है। ये तो ठीक है, हानियां कम होती है। आयु तो नहीं बढ़ेगी। पैरेलल ऑपरेशन में कई बार लेटरल नहीं, पार्थ का सही है सन है। पैरेलल ऑपरेशन ना, आयु बढ़ती है। बी उच्च लागत में अनुरक्षण मतलब मेंटेनेंस, उच्च लागत आती है। मेंटेनेंस की बात है ना, ऐसे थोड़ा ही कोई भी देखे। कल करवाएंगे हम क्यों देखे जबरदस्ती? पहले क्या मुद्दा है वो तो समझ में आए ना। कल हम यहां से आगे ना इंग्लिश में भी ट्रांसलेट करवाते हैं, हमें बड़ी दिक्कत हो रही है इन्हें पढ़ने में।